सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत लोकतंत्र पाठ के बहुविकल्पात्मक प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो आज हमारी प्रश्नोत्तरी है वो पहला पाठ लोकतंत्र इस पर आधारित है। तो आज हम लोकतंत्र जो पाठ है इस पर आधारित बहुविकल्पात्मक प्रश्न देखेंगे। प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अर्थ होता है। तो आपको बताना है कि अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो हमारे पास चार विकल्प हैं। पहला है राजतंत्र, दूसरा है सैन्य तंत्र, तीसरा है लोकतंत्र और चौथा है उपयुक्त सभी। तो डेमोक्रेसी का मतलब राजतंत्र भी नहीं होता है, सैन्य तंत्र भी नहीं होता है, तो क्या होता है, लोकतंत्र होता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न है, इसका 3 नंबर विकल्प सही होगा, लोकतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र का रूप है। आपको बताना है कि इन चार विकल्पों में से लोकतंत्र का कौन सा रूप है। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र और चौथा है उपयुक्त सभी। तो लोकतंत्र के रूप में हमने पढ़ा है कि राजनीतिक लोकतंत्र भी होता है, सामाजिक लोकतंत्र भी होता है और आर्थिक लोकतंत्र भी होता है। तो इस प्रकार से इसमें उपयुक्त सभी तीनों जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे, तीनों विकल्प सही हैं। तो एक बार दोबारा देखिए, लोकतंत्र पाठ से पहला बहुविकल्पात्मक प्रश्न था कि अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र होता है। तो डेमोक्रेसी का अर्थ है लोकतंत्र होता है। दूसरा प्रश्न था लोकतंत्र का रूप है। तो आपको इनमें से बताना था कि लोकतंत्र का कौन सा रूप है। तो हमने देखा कि राजनीतिक लोकतंत्र भी होता है, सामाजिक लोकतंत्र भी होता है, आर्थिक लोकतंत्र भी होता है। तो इस प्रकार से 4 नंबर विकल्प उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र का पर्याय है। आपको बताना है कि लोकतंत्र को और किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो आपको लोकतंत्र का पर्याय बताना है। पहला है जनतंत्र, दूसरा है प्रजातंत्र, तीसरा है उपयुक्त दोनों और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, तो इस प्रकार से उपयुक्त दोनों से ही हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र को जनतंत्र और प्रजातंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा 3, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के दो शब्दों डेमोस और क्रेटिया से बना है। आपको बताना है कि डेमोक्रेसी शब्द है वो किस भाषा के दो शब्दों से बना है। निश्चित है डेमोक्रेसी, तो इसमें एक शब्द तो है डेमोस और दूसरा शब्द है क्रेटिया। तो डेमोक्रेसी शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना, दो शब्दों से। दो शब्द कौन कौन से, एक तो है डेमोस और दूसरा है क्रेटिया। तो आपको बताना है कि यह जो डेमोस और क्रेटिया शब्द है ये किस भाषा से संबंधित है। तो पहला है ग्रीक, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है रशियन, चौथा है मराठी। तो मराठी भी नहीं है, रशियन भी नहीं है, जर्मनी भी नहीं है, तो कौन सी भाषा से बना है, ग्रीक भाषा से। तो डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र होता है। और डेमोक्रेसी शब्द है वो किस भाषा के दो शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस और क्रेटिया किस भाषा से हैं, ग्रीक भाषा से। तो इस प्रकार से हमारा इसमें 1 नंबर विकल्प हो जाएगा सही, ग्रीक। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रीक शब्द डेमोस का अर्थ लिया जाता है। तो आपको बताना है कि जो ग्रीक भाषा का शब्द डेमोस है इसका क्या अर्थ लिया जाता है। तो डेमोस का क्या अर्थ लिया जाता है। पहला विकल्प है नगर, दूसरा है भीड़ या जनता, तीसरा है शास्त्र और चौथा है राज्य। तो हमने यह भी देखा है कि ग्रीक की शब्द डेमोस है, इसका प्राचीन काल में अर्थ भीड़ से लिया जाता था,
जबकि आजकल इसको जनता अर्थ से संबोधित किया जाता है। तो ग्रीक शब्द डेमोस का अर्थ लिया जाता है जनता से। तो इस प्रकार से इसमें 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा, जनता। अगला प्रश्न है, ग्रीक शब्द क्रेटिया का अर्थ लिया जाता है। तो डेमोस का अर्थ क्या है, जनता। आपको बताना कि डेमोक्रेसी शब्द 2 शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया। तो आपने पहले तो बता दिया कि डेमोस शब्द है उसका अर्थ क्या है, जनता है। अब आपको बताना है कि ग्रीक शब्द क्रेटिया का अर्थ क्या है। तो पहला विकल्प है शक्ति, दूसरा है दबाव, तीसरा है जनता और चौथा है शास्त्र। तो आपको बताना है कि ग्रीक शब्द है क्रेटिया का अर्थ लिया जाता है। तो क्रेटिया का अर्थ शास्त्र भी नहीं हो सकता, जनता नहीं हो सकता, क्योंकि जनता तो डेमोस का अर्थ होता है, दबाव भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इसमें 1 नंबर विकल्प आ जाएगा, शक्ति। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थिति है। तो आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है। पहला है नागरिक स्वतंत्रताएं, दूसरा है आर्थिक विषमता, तीसरा है अव्यवस्था और चौथा है निष्ठाहीन राजनेता। तो निष्ठावान राजनेता होते हैं, निष्ठाहीन राजनेता है वो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। अव्यवस्था भी लोकतंत्र में बाधक है, इसी प्रकार से आर्थिक विषमता भी बाधक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, नागरिक स्वतंत्रताएं। तो आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है। 1 नंबर विकल्प है नागरिक स्वतंत्रताएं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता के लिए मतदाता होने चाहिए। तो आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए मतदाता कैसा होना चाहिए। पहला है शिक्षित, दूसरा है जागरूक, तीसरा है उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए मतदाता शिक्षित भी होना चाहिए और जागरूक भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका 3 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए मतदाता कैसा होना चाहिए, शिक्षित और जागरूक होना चाहिए। तो इसका 3 नंबर विकल्प आ जाएगा, उपयुक्त दोनों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में होता है। एक आपको बताना है कि राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में एक क्या होता है। तो पहला विकल्प है साध्य, दूसरा है साधन, तीसरा विकल्प है उपयुक्त दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र होता है वो स्वयं एक साधन होता है, साध्य भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से उपयुक्त दोनों भी नहीं हो सकता। तो इसमें 2 नंबर विकल्प आ जाएगा, साधन। तो बताइए, राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में क्या होता है, स्वयं में एक साधन होता है। तो देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र को साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है। तो राजनीतिक लोकतंत्र को साध्यों और मूल्यों की प्राप्ति का क्या माना जाता है, साधन माना जाता है। अगला प्रश्न, सामाजिक समता की भावना का मतलब है। तो आपको बताना है कि सामाजिक समता है वो किस प्रकार की लोकतंत्र से संबंधित है। तो पहला है सामाजिक लोकतंत्र, दूसरा है आर्थिक लोकतंत्र, तीसरा है नैतिक लोकतंत्र और चौथा है राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र। तो देखिए, सामाजिक समता की भावना होती है वो सामाजिक लोकतंत्र से संबंधित नहीं, संबंधित नैतिक लोकतंत्र से संबंधित भी नहीं होती है और नैतिक लोकतंत्र से संबंधित नहीं होती है और ये राजनीतिक राजतंत्र से संबंधित नहीं होती है। तो 1 नंबर विकल्प आ जाएगा, सामाजिक लोकतंत्र। अगला प्रश्न, सरकार का प्रमुख अंग है। आपको बताना है कि सरकार, इनमें से सरकार का प्रमुख अंग कौन सा है। तो पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है उपयुक्त सभी। तो जिस प्रकार से हम जानते हैं कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इस प्रकार से इसमें 4 नंबर विकल्प आ जाएगा, उपयुक्त सभी। तो बताइए फिर, सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के प्रमुख अंग 3 होते हैं। 3 कौन कौन से, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में राजनीति लोकतंत्र की उत्पत्ति किन देशों से हुई मानी
गई है। आपको बताना है कि आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति है वो किन देशों से हुई मानी गई है। पहला है पूर्वी देशों से, दूसरा विकल्प है पश्चिमी देशों से, तीसरा विकल्प है उत्तरी देशों से, चौथा है दक्षिणी देशों से। तो आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति है वो दक्षिण देशों से भी नहीं मानी गई, उत्तरी देशों से भी नहीं मानी गई है, तो पश्चिमी देशों से मानी गई है, पूर्वी देशों से भी नहीं मानी गई है। तो इस प्रकार से इसमें 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा, पश्चिमी देशों से। अब हमने आज लोकतंत्र के पाठ के बहुविकल्पात्मक प्रश्न पढ़े। आगे आने वाले वीडियो में हम लोकतंत्र पाठ के लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न भी पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ बने रहिए।